बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आज के इस कार्यक्रम में परम श्रद्धेय बाबा साहब को नमन करते हुए अपनी बात को रखूंगा। परिवर्तन युवा समिति रेवदर की ओर से आयोजित मेघवाल समाज छात्रावास प्रांगण में आज के इस कार्यक्रम में, जहां मेघवाल समाज पंचम प्रतिभा सम्मान समारोह और स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, हमारे बीच में कार्यक्रम में मंचासीन आदरणीय हसमुख कुमार जी प्रधान सिरोही, आदरणीय गोपाल जी दांगी साहब IRS, आदरणीय राजेश कुमार जी CMHO, आदरणीय नानजी राम जी गुलसर साहब DTO, आदरणीय रानू इंकिया जी BGO सिरोही, आदरणीय खीमाराम जी परमार साहब, जिनको मेरे ख्याल से सब लोग यहाँ पे सुनने के लिए आए हैं, जो प्रदेशाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय टीचर और नॉन टीचिंग प्रोफेशनल एसोसिएशन के। हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय प्रकाश मेघवाल जी, जो अध्यक्ष हैं मेघवाल समाज सेवा संस्थान के, आदरणीय हेमाराम जी, आदरणीय DYSP हमारे घनश्याम वर्मा साहब, आदरणीय सरपंच गुलाबगंज, आदरणीय महेंद्र जी सरपंच कोशीत्रा, मानाराम जी परमार सरपंच कागानी, पीराराम जी सरपंच सोलेना, आदरणीय कोसा जी पामेरा, आदरणीय पूराराम जी थल, कानाराम जी अनादरा, अंगार जी मकावल, अमराराम जी वासन, मुकेश जी रामपुरा, आदरणीय अशोक जी लूनोल, आदरणीय कैलाश जी भचाना, आदरणीय हर्षण जी खान, आदरणीय जोगाराम जी मालगांव, रतन जी जीरावल, बीरा जी सिरोड़ी, आदरणीय रमेश जी जीरावल, कमलेश जी रायपुर, खीमाराम जी निम्बज, प्रवीण जी रेवदर, रमेश जी मंडार, पिंटू जी मीठन, दिनेश जी सिरोड़ी, पीराराम जी मालीपुरा, रूड़ा जी मकावल, रावताराम जी रेवदर, महेंद्र जी वासन, जैसाराम जी मकावल, दिनेश जी मकावल, आदरणीय गोपाल जी रेवदर, श्याम जी मारोल, रामाराम जी मकावल, चेतन जी थल, उपस्थित सभी मंचासीन अतिथिगण और सबसे महत्वपूर्ण हमारे समाज के और रेवदर और आसपास के सभी आए हुए मेरे आदरणीय बंधुओं, नौजवान साथियों और सभी उपस्थित इस कार्यक्रम के आयोजक कर्तागण और पत्रकार बंधुओं, माफी चाहूंगा किसी का नाम अगर रह गया, क्योंकि लगभग सबसे मैं व्यक्तिगत परिचित हूं और मैं यही कहना चाहूंगा इस मौके पे आप लोग बहुत आदरणीय है मेरे लिए। सिर्फ नाम का संबोधन जो है वो काफी नहीं है। विजय गोठवाल जी बैठे, माफी चाहूंगा उनका नाम रह गया है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा इस मौके पे जिसका भी नाम रह गया वो बहुत आदरणीय है मेरे लिए। किसी कारण से रह गया हो तो माफी चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परिवर्तन युवा समिति को। जब भी मैं आपके कार्यक्रम में आया हूं, ये मेरे ख्याल से पहला मौका नहीं है, बहुत लंबे समय से लगातार मैं आपके कार्यक्रमों में आता रहा हूं और मुझे खुशी इस बात की कि जब भी कार्यक्रम में मैं आता हूं तो हर कार्यक्रम में पिछले कार्यक्रम से बेहतर प्रदर्शन उस कार्यक्रम का होता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तादाद में, जिस संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये पूर्व वक्ताओं में से किसी ने कहा था कि एकता की आवश्यकता है। ये एकता का ही परिचय है जो इतनी तादाद में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज जब मैं ये कार्यक्रम हम लोग जो है आयोजित कर रहे थे, आयोजनकर्ताओं ने जब मुझे आमंत्रित किया कार्यक्रम में, तो निश्चित रूप से कार्यक्रम में मुझे आना ही था। मैंने सहमति भी कार्यक्रम में आने की दी, लेकिन देश में परिस्थितियां जिस तरह की चल रही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सबको, हमको कांग्रेस के MPs को दिल्ली रोकने का निर्देश मिला और मैंने आयोजककर्ताओं से 2 दिन पहले भी वार्तालाप किया और मैंने उनसे चर्चा की कि बहुत मुश्किल हो रहा है कार्यक्रम में आना, कैसे क्या होगा। तो मुझे सभी ने कहा कि आप भले ही 10 मिनट के लिए आ जाओ। मैंने कहा जब आने की ही दिक्कत है, आने जाने का, वो एक दिल्ली से यहाँ तक आना बड़ा मुश्किल सा हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने, चूंकि ये समाज का कार्यक्रम है, सारे दूसरे कार्यक्रमों को मैंने जो है द्वितीय पंक्ति में रखते हुए, अग्रणी इस कार्यक्रम को मानते हुए इस कार्यक्रम में मैं शरीक हुआ हूँ। मुझे खुशी है यहाँ मैंने जो निर्णय आने का लिया वो जो है सही रहा। बहुत हृदय की गहराइयों से आप सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ कार्यक्रम में आ रहा था तो कई तरह की
चीजें सामने आई कि किस प्रकार से समाज का ये जो भवन बन रहा है, छात्रावास बन रहा है, कई तरह की तकलीफें, दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। और ये भी कुछ लोगों ने शायद कहा कि भाई क्या दिक्कत है, अगर कुछ और दिक्कत है, नीरज जी नहीं करा पा रहे हैं तो कहीं और हम लोग जाएं कराने के लिए इस काम को। तो मैंने कहा कि सब काम तो जो है अब फाइनल स्टेज पे आ गया है, और वो आप लोगों की वजह से जो इस छात्रावास की देखरेख कर रहे हैं, जो इस कमेटी में जुड़े हैं, जो इस संस्थान से जुड़े हुए हैं, मेघवाल समाज सेवा संस्थान जो अपना ट्रस्ट है इस भूमि का, इस छात्रावास का, तो ये कोई जो संघर्ष है वो आज का नहीं है। पूर्व वक्ताओं में बाबा साहेब को लेकर के भी कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो ये संघर्ष वही संघर्ष है बाबा साहेब वाला, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिल सकता, ये तय है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा उन तमाम संघर्षरत संघर्षशील साथियों को जिन्होंने बीड़ा उठाया इस छात्रावास को पूर्ण करवाने का। और जिस प्रकार से परिस्थितियां बनी हुई है, किसी से छिपी हुई नहीं है, ये मामला बहुत पहले शुरू हुआ था, जिसमें सबसे पहले यहाँ के इन संघर्षरत साथियों ने मुख्यमंत्री गहलोत साहब से चर्चा की थी। एक जनसुनवाई कार्यक्रम में आप लोग गए थे, और उस जनसुनवाई कार्यक्रम में जब आप लोगों ने इस बात को रखा कि हमारा जो ये छात्रावास के इसमें मामले में जो स्टैम्प ड्यूटी है वो एग्जेम्प्ट होनी चाहिए, सबसे बड़ी मांग यही थी। और आप लोगों ने निवेदन मुख्यमंत्री जी से किया, मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने चर्चा की, फिर ये मामला सीएम साहब के वहां से प्रेक्षित हुआ, कलेक्टर साहब के यहाँ आया, यहाँ सिरोही कलेक्टर साहब के यहाँ से हम लोगों ने उसको एक सही दिशा में जो है अमली जामा पहनाते हुए आगे वापस राज्य सरकार को फॉरवर्ड किया। राज्य सरकार में ये मामला वापस वित्त विभाग के पास गया, वित्त विभाग से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पास भी गया। उन विभागों ने भी इस काम को देखा, कई अड़चने आई, फाइल वापस लौटी, फिर वापस कुछ उसमें जो कमी पेशी थी उसको पूरा करके हम लोगों ने इसको राज्य सरकार को पुनः भेजा। हाल ही में एक पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में मैं आसाम गया हुआ था, उस दौरान एक डेट आई थी कि भाई इस फाइल को आगे बढ़ाने के लिए जो है जो कमियां हैं उसको पूर्ण करने के लिए आपके इस संस्था की ओर से एक डेलीगेशन को कॉल किया गया। जब डेलीगेशन जयपुर पहुंचा तो वहां पे जो प्रमुख शासन सचिव हैं समित शर्मा जी और इसको काम को देख रहे थे बुनकर जी, आरएस जो अधिकारी हैं, उन लोगों के पास मामला गया। हमारे साथी जब तक पहुंचे तब तक उस फाइल के अपात्र की घोषणा कर दी गई थी कि भाई ये संस्था अपात्र है, इनको एग्जम्पशन नहीं मिल सकता। और एग्जम्पशन भी छोटा नहीं है, मैं समझता हूँ 15 से 20 लाख रुपए का लगभग इसमें एक्सपेंस है जो स्टाम्प ड्यूटी में है। मैं कहना चाहूंगा कि जब ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि कई तरह की भ्रांतियां अपने ही जो है लोगों के बीच में पैदा की जा रही है, अन्यथा मैं ये बात यहाँ नहीं करता। उन भ्रांतियों को हम लोग साइडलाइन करके और इस काम को कैसे होना चाहिए। आज यहाँ कोई बीजेपी, सब हमारे बीजेपी के भी कुछ साथी बैठे हैं, सरकारी अधिकारी सब बैठे हैं, बीजेपी के प्रधान यहाँ बैठे, सबकी मंशा एक ही है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे समाज सेवी हो, चाहे आम हमारा समाज से जुड़ा हुआ साथी हो, सबकी मंशा ये कि ये कार्य पूर्ण होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसकी मंशा ही ना हो। तो एक अच्छी सोच के साथ में सब एकजुट होकर के जागरूकता के साथ में जब हमने इस काम को करवाने का जब बीड़ा उठाया तो काम निश्चित रूप से होगा। आज कांग्रेस की सरकार है, निश्चित रूप से मेरी ओर एक जो है नजरें रहती है कि नीरज जी इस काम को करवाएं। और मैं बताना चाहूंगा कि मैं कोई श्रेय की बात नहीं है, श्रेय तो जब काम पूरा हो जाता है तो कई जने आ जाते हैं, श्रेय को छोड़ दो। हमारा सबसे पहला मकसद होना चाहिए काम हो। और मैं कहना चाहूंगा कि जो एक योजना है सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन 2021 की जो योजना है वो लागू की गई थी, जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग जो अलाभकारी संस्थाएं हैं उनके लिए राज्य सरकार ने घोषणा की थी। उसमें कई तरह की सुविधाएं, रियायत और छूट देने का प्रावधान है। उसमें उन नॉन प्रॉफिट मेकिंग संस्थाओं के अंदर 9 वर्गों का नियोजन है। मैं बताना चाहूंगा कि उसमें बच्चे, दूसरा महिला
महिलाएं, दिव्यांग, भिखारी, निर्धन व्यक्ति, बेघर, ट्रांसजेंडर्स, नशे में संलिप्त व्यक्ति और वृद्धजन, ये 9 कैटेगरी समायोजित की गई है, जिसमें छात्रावास का कहीं नाम नहीं है। अपना केस अपात्र होना ही था, अपात्र होकर के उसको हमने पेंडिंग करवाया। मैंने कहा अपात्र करके इसको जो है डिस्पोज मत कर देना नेगेटिव डायरेक्शन में। मैंने उनसे झगड़ा किया, आईएएस अधिकारियों से, जिनसे बात करने की हिम्मत कुछ नेताओं की या अधिकारियों की नहीं होती है। मैंने कहा इसके अंदर अगर अपात्र होकर के ये फाइल आपने डिस्पोज कर दी ना, तो फिर आप समझ लेना कि हम फिर आड़े हाथों लेंगे सिस्टम को। मैंने इस मामले में पुनः अधिकारियों से बात करके सीएम साहब तक मामले को पहुंचाया और ये वित्त विभाग को निर्देशित किया गया कि इन 9 में 2 और जो है वर्ग शामिल किए जाए, जिसमें छात्रावास को भी शामिल किया जाए। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्लियरेंस उसकी ऑलमोस्ट हो गई है और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे जो साथी जो संघर्ष कर रहे थे वो लोग, उन्होंने जाकर के उस फाइल पे पूरी टिप्पणियां करवाई हैं। उसको जो नोटशीट बन रही थी उसको वापस दुरुस्त कराया है और फाइल को वापस जो है मूव करवाया है। इसमें एक बात और बताना चाहूंगा कि छात्रावास हेतु जो रियायत का प्रावधान नहीं था, उसके लिए मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो रियायत की श्रेणी में छात्रावास को डाल रहे हैं। और विभाग की जब हम लोगों ने चर्चा करी तो समाज कल्याण विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने शुरू कर दिए, पहले नहीं थे, नीचे लिफाफों में आती थी, ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए हैं। और राज्य सरकार के पास इस तरह के 4 प्रकरण जो है पेंडिंग पड़े हैं, जिसमें मेघवाल समाज सेवा संस्थान रेवदर का प्रकरण है, जितेंद्र गोदारा एजुकेशन फाउंडेशन जोधपुर का प्रकरण है, संबल शिक्षा और जन सहयोग समिति जोधपुर ये प्रकरण है, और चौथा है मेघवाल समाज विकास संस्थान 22 परगना सिरोही। ये 4 प्रकरण पेंडिंग पड़े हैं, इस वजह से ये काम नहीं हो रहे हैं, जिसमें से 3 रिजेक्ट हो चुके हैं और सिर्फ मेघवाल समाज सेवा संस्थान अभी इस वक्त फाइनल स्टेज पर है। 3 रिजेक्ट हो चुके हैं। लेकिन हम लोगों ने यही कहा कि मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके कि इनको भी आप समायोजित करें, क्योंकि जब मेघवाल समाज विकास संस्थान 22 परगना का मामला आया तो हम लोगों ने कहा कि ये पेंडिंग और रिजेक्शन की जो स्थिति में उनको भी आप वापस पुनर्विचार करो। इन पर भी पुनर्विचार चल रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि यद्यपि मेघवाल समाज सेवा संस्थान रेवदर के अतिरिक्त ये 3 प्रकरण जो है राज्य स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी द्वारा निरस्त किए जा चुके हैं। उसके पश्चात समाज हित में राज्य सरकार के स्तर पर बात करके सभी प्रकरणों को पुनर्विचार के लिए स्वीकृति हेतु निर्देशित करवाया गया है। अब एक बार अभी 4 से 5 दिन पहले कुछ बात चली थी, हमारे प्रिंसिपल साहब रमेश जी, अशोक जी बैठे हुए हैं, ये जानते हैं भली बात ही किस प्रकार की स्थिति बनी थी। ये रमेश जी बनकट साहब हमारे बीच में हैं और कंगाड़ जी मकावल वाले जो आए थे, जयसाराम जी आए थे जयपुर। इसमें पुनर्विचार के बाद में ये कहा गया कि साहब नीरज जी से शायद काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसको कोई और नेता ढूंढो और उससे करवा ले अपन को काम। नहीं है कुछ लोग जिनको शायद ऐसा कुछ भ्रम था कि पता नहीं क्या चल रहा है, इसलिए मैं आज ये खुलासा कर रहा हूं। हम जब इस प्रांगण में बैठे हैं और हमें इस भवन को ही पूर्ण नहीं करवाना है, इस भवन का बहुत बेहतरीन यूटिलाइजेशन हमारे समाज के लिए हो, ये हमारा जो है लक्ष्य होना चाहिए। सिर्फ भवन पूर्ण करना हमारा लक्ष्य नहीं है। भवन पूर्ण करने के लिए तो भामाशाह सारे बैठे हैं। 2 करोड़ की आपने लागत को बताया, ये 2 की जगह 4 करोड़ भी इसमें लग जाएंगे तो भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, भवन तो पूर्ण करा देंगे। लेकिन उस भवन का सही मायने में इस्तेमाल होना चाहिए, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा समाज में जो वंचित व्यक्ति है, जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है, उसको हम मुख्य धारा में किस तरह से लेकर के आए, कैसे इस छात्रावास में उसको पढ़ने का मौका मिले, कैसे उस व्यक्ति को जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी उसके परिवार को जूझना पड़ता है, उसका परिवार का वो जो बच्चा है, बच्ची है, वो यहाँ इस छात्रावास में आकर के पढ़ाई करे और उसको जो लक्ष्य उसने प्राप्त करने का सोचा है वो प्राप्त करके जाए। अभी हमारी बहन कह रही थी रानू जी कि उनके पिता जो है बहुत कम पढ़े लिखे हैं, और उसके साथ उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि उन्होंने उन्हें इस मुकाम पर पढ़ाई करके भेजा है, तो वो कम पढ़े लिखे नहीं, सबसे पढ़े लिखे ही वही है। मैं कहना चाहूंगा कि वो तमाम जो
यहाँ पर पिता और माताएं बैठी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दी है, शिक्षा दी है। जो लक्ष्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको दिया था कि अच्छी शिक्षा हासिल करोगे, वो शिक्षा कहीं जाने वाली नहीं। वो शिक्षा आपको निश्चित रूप से अग्रसर करेगी, आगे बढ़ने की, अग्रिम पंक्ति में बैठने की, और हमेशा जो है वो आपको आगे बढ़ाती रहेगी। वो शिक्षा कभी भी आपको नीचे नहीं झुकने देगी, ये मेरा कहना है। आज वो मैं कई बार इस बात को कह चुका और अनिल जी की इस बात से मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। शिक्षा की जब बात हम करते हैं, वो दिन मुझे पुनः याद आते हैं। ये बात मैंने कई बार अपने मंच पे कही है। जब मैं कॉलेज कर रहा था, पढ़ने के लिए बुक्स नहीं हुआ करती थी। हमने भी आर्थिक संघर्ष देखा उस जमाने के अंदर। पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ाई करते थे, और उस लाइब्रेरी में पढ़ करके जहाँ 12 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाया करती थी, कोशिश करते थे कि 12 बजे से पहले जितना ज्यादा पढ़ सके पढ़ लें। ये हालात थे उस जमाने के अंदर। और कहना चाहूंगा कि उन हालातों के अंदर जब 54 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हुआ करते थे मैंगलोर में, और टॉप 5 के अंदर हम लोग हुआ करते थे। फक्र है मुझे कि मैं उस समाज से आता हूं, और मैंने पढ़ाई के अंदर जो नाम आगे बढ़ाया, उस वजह से आज इस मंच पे मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। यहाँ राज्यसभा में हर व्यक्ति को मौका नहीं मिलता। अभी संघर्ष देख रहे होंगे, राजस्थान के अंदर 3 सीटें, राजस्थान के मूल को एक भी मौका नहीं मिला। उसके अंदर बहुत से नाम थे, बहुत महत्वपूर्ण नाम थे, मुझसे भी ज्यादा जो है मैच्योर परिपक्व सीनियर लीडर्स कांग्रेस के उसके अंदर शामिल थे, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। 3 बहुत बड़े लीडर्स को हमको मौका देना था, जो राजस्थान से भले ही नहीं हो, लेकिन राजस्थान के लिए वो निश्चित रूप से अग्रणी रह करके काम करेंगे आने वाले वक्त में। तो समझ सकते हैं कि राज्यसभा में पहुंचने के लिए कितना संघर्ष उन्होंने किया है, मुझे कितना करना पड़ा होगा इस समाज से जब मैं आता हूं, तो आप समझ सकते हैं। और इसके पीछे यहाँ इस मुकाम पे अगर मैं पहुंचा हूं, तो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद उसके अंदर शामिल है, ये मैं कहना चाहूंगा। यहाँ हम लोग जब एकत्रित हुए हैं, बहुत सी दिक्कतें तकलीफें देखने को मिलती है, कई कटाक्ष आते हैं। 1-2 पंक्तियां में उन कटाक्ष पे कहना चाहूंगा कि यहाँ हर कोई रखता है खबर गैरों के गुनाहों की, यहाँ हर कोई रखता है गैरों के गिरोहों की। अजीब फितरत है, कोई आईना नहीं रखता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि एक बार किसी भी वक्तव्य से पहले जो समाज हित में ना हो, आईने जरूर देख करके उस वक्तव्य को बोलना, और फिर आप देखना कि कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा हूं, कहीं वो वक्तव्य पलट करके उस इमेज के द्वारा, उस आईने के द्वारा वापस मेरे पर ही तो नहीं आ रहा है। ये आप बिल्कुल देखना, क्योंकि जब तक आप ऊंचाइयों पे चढ़ोगे, आपकी टांग खिंचाई करने वाले हमेशा मिलेंगे। संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत आसान नहीं है आगे बढ़ना, ये कहना चाहूंगा। ऐसे मौके पर बहुत अधिक बात नहीं हम लोग करेंगे, लेकिन कहूंगा कि समय समय पर जब जरूरत पड़ेगी समाज को, ये तो एक छात्रावास का एक मामला था, लेकिन कहना चाहूंगा कि समाज को जब भी जरूरत पड़ी है, हम सब साथियों ने जो मंचासीन है और हमने सबने मिल करके उस संघर्ष में एक भागीदारी निभाई है, एकजुटता निभाई है, जागरूकता के साथ उस लड़ाई को लड़ा है, और सफल भी हुए हैं, ये मैं कहना चाहूंगा। आज मेरे कुछ साथी मुझसे मिले थे, उनका कहना था कि साहब बहुत से ऐसे कुछ समाज के लोग हैं जो सरकारी नौकरियों में हैं, लेकिन जिलों से और अपने घरों से बहुत दूर बैठे हैं। बहुत से लोगों को मैंने शिफ्ट किया है, मैंने संबंधित विभागों को लिख करके भेजा। कई लोग जो है स्थानांतरित होकर के अपने अपने डिजायर्ड जगहों पे पहुंच गए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जो जानकारी जितनी मुझे मिली है वो तो है ही, कोई ऐसा व्यक्ति जो नहीं मुझे टच कर पाया या मेरे तक नहीं अपनी बात को पहुंचा पाया है, मैं खुले मंच से कहना चाहूंगा अपनी बात को मुझ तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करना। मैं निश्चित रूप से उसको मदद करने की भरसक प्रयत्न करूंगा। जो भी बन सकेगा अपने लोगों को, समाज के उन लोगों को जो दूर दराज बैठे हैं, उनको अपनी डिजायर्ड जगहों पे, अपने घरों की तरफ, अपने परिवार के पास लाने की जरूर कोशिश करेंगे, बशर्ते कि कोई तकनीकी दिक्कत उसमें ना आए। कोशिश रहेगी संबंधित विभाग के मंत्रियों से, मुख्यमंत्री जी से हम लोग जो है चर्चा करेंगे, ताकि आप लोगों को आपके परिवार के नजदीक आने का मौका मिल सके। जब हम लोग बात करते हैं समाज के साथ साथ क्षेत्र के अनगिनत विकास की बात, अभी यहाँ पे हमारे समाज के भी साथी हैं और बहुत सारे लोग जो है कृषि से संबंधित हैं। कृषि उपज मंडी रेवदर में जो है मुख्यमंत्री से निवेदन किया था,
मुझे याद है जब 15 साल पहले मैं पहली बार इस क्षेत्र में आया था तो सबसे ज्वलंत समस्याओं के अंदर इस मांग को रखा था आपने कि साहब एक कृषि उपज मंडी रेवदर में होनी चाहिए। तो मैं कहना चाहूंगा कि वो मांग आपकी पूर्ण हो चुकी है, आपको पता होगा सभी को, और बहुत जल्दी उसका लाभ जो है यहाँ के किसान वर्ग को मिलेगा और आप सभी जो यहाँ रेवदर के लोग हैं उसका लाभ उठा सकें। इसी मंशा के साथ में मुख्यमंत्री जी से उस काम को हम लोगों ने करवाया है। ऐसे अनगिनत फैसले क्षेत्र में हुए की घोषणा जो हुई, इसके अलावा ऐसे अनगिनत फैसले अभी अनादरा के अंदर हम लोग पीएससी से सीएससी दिया है। एक और मैंने मांग रखी है कि एक विधानसभा में एक ही सीएससी देने की बात थी, सीएमएचओ यहाँ पर बैठे हैं, मंडार की भी हम लोगों ने बात करी थी, कोशिश करेंगे कि मंडार में भी एक सीएससी और हो, एक दो और पीएससी की मांग रखी है। जितना हम लोग क्षेत्र में काम करने की कोशिश कर सकते हैं उतनी करने की कोशिश करेंगे। ये तब है जब यहाँ से मैं चुनाव विधानसभा का जीत नहीं पाया हूँ। मुझे हमेशा इस बात का मलाल रहता है कि कोई कसर नहीं छोड़ी, मुख्यमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, मंत्रियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने खुद ने इस क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, लेकिन एकजुटता से डाल में ये झालर लटक रही होगी, सितारे लटक रहे होंगे, लेकिन अगर आप वहां वोट देते वक्त आपने अपने सितारे को नहीं चमकाया तो कोई फायदा नहीं एकता का। ये मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। आज कोई चुनाव का माहौल नहीं है और ये कोई चुनावी जो भाषण का मंच भी नहीं है, लेकिन कोई भी काम जो है राजनीति की धुरी से ही चलता है। आप लोग समझ सकते हैं हर काम में राजनीति बीच में आती है, राजनीति के बगैर किसी तरह का कोई काम नहीं हो सकता है, कोई काम जो है संभव नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारे कुछ साथी प्रकाश जी बैठे हैं, राजनीति में ये जरूरी नहीं है कि आप कांग्रेस में बीजेपी में, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये कोई दल का विषय नहीं होना चाहिए। एक अच्छा प्रतिनिधि आपके यहाँ से जीत करके जाए तो आपके क्षेत्र का विकास रखे। ये नहीं हो कि 20 साल से लगातार कोई व्यक्ति जीतता रहे और आप सिर्फ ये कहें कि बापा काम तो कर ही लेगा, बापा हमारा कुछ बिगाड़ता तो नहीं। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। मैं कहना चाहता हूँ अगर आप बाबा साहेब के अनुयायक हैं, उनके पदचिन्हों पे चलना चाहते हैं, उनके सपनों को अगर साकार करना चाहते हैं तो ये नहीं चलेगा। आपको अपना जनप्रतिनिधि ऐसा चुनना पड़ेगा जो आपकी लड़ाई हाउस में लड़ सके, विधानसभा में लड़ सके, लोकसभा में लड़ सके, राज्यसभा में लड़ सके। ऐसा आपको प्रतिनिधि लाना होगा। मैं कहना चाहूंगा 2 वर्ष आज के दिन ही मेरा चुनाव हुआ था 19 जून को, पूरे 2 साल हुए हैं आज के दिन। मैंने राहुल गांधी जी का जन्मदिन है 19 तारीख का, मैंने उनको कहा था कि ये 2 सीटें हम जिता करके दे रहे हैं 19 तारीख को, 2 साल पहले हमने कहा ये आपकी जो है जन्मदिन का तोहफा है राजस्थान की ओर से। दोनों सीटें हमने जिता के दी थी। बड़ा संशय था, बड़ी झगड़े चल रहे थे, रस्साकसी चल रही थी, लेकिन हाउस में 2 साल में इतने अनगिनत मैंने मुद्दे उठाए हैं जो जनहित से जुड़े हुए हैं, समाज हित से जुड़े हुए हैं और राजस्थान के हित से जुड़े हुए हैं। इतने मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन 2 सालों के अंदर राजस्थान का कोई भी सांसद मेरे जितने मुद्दे नहीं उठा पाया होगा। और इसका भी श्रेय मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि जो प्यार और आशीर्वाद आप लोगों ने दिया है वही ताकत मुझे मिली है संसद के अंदर, राज्यसभा के उस पटल पे बोलने के लिए। मैं बहुत अधिक नहीं कहूंगा, इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः आप लोग जिस तादाद में आप लोग आए हैं और जो स्वागत आपने रखा है, जिस प्रकार से आप लोगों ने इस कार्यक्रम का सफल आयोजन किया है, हृदय की गहराइयों से आप लोगों का धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि पुनः मेरे को आज उदयपुर होकर के वापस दिल्ली लौटना है। ये मीटिंग, इसके पश्चात आपका ये जो छात्रावास का कार्य, इसको पूर्ण करने के बाद में हम लोग इस छात्रावास की जो टेक्निकलिटी है, जो तकनीकी कमियां हैं, उसको पूर्ण करेंगे और उसके बाद में सांसद कोष से, एमपीलेट फंड से मैं क्या दे सकता हूं उस पर विचार करते हुए पूर्ण सहयोग जो है आपके छात्रावासों में करना चाहूंगा। जहां कमी रह जाएगी वहां बोल देना, उसको मैं पूरा करने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार